आज हमारे स्वतः हमें एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर ले जा रहे हैं। हाँ। हम जीवन के सबसे छोटे कोड से शुरू करेंगे, मतलब डीएनए से, और देखेंगे कि कैसे उन्हीं मूल सिद्धांतों ने हमारी अपनी बनाई हुई सबसे जटिल मशीन को जन्म दिया, कंप्यूटर को। बिल्कुल। तो आज हम एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, जानकारी या इंफॉर्मेशन खुद को कैसे व्यवस्थित करती है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। बिल्कुल, ये सफर वाकई कमाल का है। हम देखेंगे कि प्रकृति ने मतलब अरबों सालों में जानकारी को स्टोर करने, कॉपी करने और चलाने के लिए क्या सिस्टम बनाया है। और फिर हमने क्या किया? और फिर हम इंसानों ने कैसे सिर्फ कुछ दशकों में उसी काम को करने के लिए सिलिकॉन और बिजली का इस्तेमाल किया। कहानी एक ही है, बस कह सकते हैं किरदार बदल गए हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जीवन के सबसे छोटी इकाई से, कोशिका यानी सेल। मुझे स्कूल से बस इतना याद है कि ये जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक है, पर ये सिर्फ एक ईंट नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अपने आप में एक पूरा शहर है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक शहर ही है। और हर शहर की तरह इसकी भी एक बाहरी दीवार होती है। अच्छा। पौधों की कोशिकाओं में ये दीवार बहुत मजबूत होती है, जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये सेलुलोज की बनी होती है और इसी वजह से पौधे इतने सख्त और सीधे खड़े रह पाते हैं। और जानवरों की कोशिकाओं में? लेकिन जानवरों की कोशिकाओं में ये दीवार नहीं होती। अच्छा। जिसकी वजह से हमें घूमने फिरने की आजादी मिलती है। ये प्रकृति का एक तरह से डिजाइन ट्रेड ऑफ है। मजबूती या लचीलापन। बिल्कुल। और इस शहर को चलाने के लिए बिजली भी तो चाहिए होगी। हाँ। स्रोत में माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र है, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये सोचना ही कमाल है कि हर एक कोशिका के अंदर अपना एक पावर प्लांट है। हाँ, और यही खोज अपने आप में एक क्रांति थी। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि कोशिका सिर्फ जेली का एक गोला नहीं है, बल्कि इसके अंदर अलग अलग काम के लिए खास हिस्से हैं, जिन्हें ऑर्गेनेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वही ऑर्गेनेल है जो हमारे खाने को एटीपी नाम की ऊर्जा में बदलता है। एटीपी। इसी ऊर्जा से कोशिका अपने सारे काम करती है। बिना इसके जीवन का शहर अंधेरे में डूब जाएगा। तो शहर है, पावर प्लांट है, तो फिर कोई सिटी हॉल या कंट्रोल सेंटर भी होगा जो सब कुछ चलाता होगा। बिल्कुल, और उसे हम केंद्रक यानी न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अच्छा। ये कोशिका का बॉस है, जो तय करता है कि कोशिका को कब बढ़ना है, कब विभाजित होना है और क्या बनाना है। ये लगभग हर जीवित कोशिका में पाया जाता है। लगभग मतलब कुछ कोशिकाएं बिना बॉस के भी काम चला लेती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो ज्यादा काम करने के लिए अपने बॉस को बाहर निकाल देती हैं। दिलचस्प है। जैसे हमारे खून की लाल रक्त कोशिकाएं, उनका मुख्य काम ऑक्सीजन ढोना है, इसलिए वे अपना केंद्रक हटा देती हैं ताकि अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन भर सके, जगह बनाने के लिए। हाँ, इसी तरह पौधों में भोजन पहुंचाने वाली चालिनी नलिकाएं यानी सीव ट्यूब्स भी अपना केंद्रक खो देती हैं ताकि वे खाली पाइप की तरह बन जाएं और भोजन आसानी से ऊपर नीचे जा सके। ये काम के लिए की गई एक कुर्बानी है। वाह! तो इस कंट्रोल सेंटर के अंदर ऐसा क्या है जो सब कुछ नियंत्रित करता है? यहीं पर डीएनए की भूमिका आती है ना, जीवन का असली कोड। सही पकड़ा आपने। केंद्रक के अंदर ही जीवन की सबसे कीमती चीज रखी है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए। ये एक ब्लूप्रिंट है, एक रेसिपी बुक है जिसमें उस जीव को बनाने और चलाने की सारी जानकारी लिखी होती है। इसकी बनावट एक घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है, जिसे डबल हेलिक्स कहते हैं। और इस सीढ़ी के पायदान वो 4 अक्षरों ए, टी, सी और जी से बने हैं ना? हाँ। मुझे ये हमेशा किसी जासूसी कोड जैसा लगता है। ये कोड ही है, और बहुत ही शानदार कोड है। इसकी सबसे खास बात है इसकी जोड़ी। ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है और सी हमेशा जी के साथ। हमेशा। ये नियम इतना पक्का है कि अगर सीढ़ी का एक हिस्सा टूट भी जाए तो कोशिका दूसरे हिस्से को देखकर उसे हूबहू दोबारा बना सकती है। अच्छा। यही वो स्थिरता है जिसकी वजह से लाखों सालों तक जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बिना किसी खास बदलाव के पहुंचती रहती है। जब ये डीएनए बहुत कसकर पैक हो जाता है तो उसे गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। हाँ। स्रोतों में गुणसूत्रों की संख्या को लेकर जो आंकड़े हैं वो तो हैरान करने वाले हैं। एक जीव में 1600 गुणसूत्र। हाँ, मुझे तो लगा था कि इंसानों में 46 गुणसूत्र ही काफी जटिल होते हैं। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है।
हमें लगता है कि जो जीव जितना बड़ा या जटिल होगा उसमें उतने ही ज्यादा गुणसूत्र होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक छोटे से फर्न की प्रजाति में 1200 से भी ज्यादा गुणसूत्र होते हैं, जबकि इंसानों में सिर्फ 46। कमाल है। इससे एक बहुत दिलचस्प बात पता चलती है कि जरूरी नहीं कि ज्यादा हार्डवेयर का मतलब बेहतर सॉफ्टवेयर हो। असल बात यह है कि उन गुणसूत्रों पर जानकारी क्या लिखी है और उसका इस्तेमाल कैसे होता है। और ये जानकारी एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक कैसे पहुंचती है, यहाँ कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन की बात आती है। हाँ। स्रोत में 2 तरह के विभाजन बताए गए हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री, माइटोसिस और मियोसिस। ये सुनने में भारी लगते हैं, पर इनका काम बहुत सीधा है ना? हाँ, इसे आसान भाषा में समझते हैं। समसूत्री विभाजन या माइटोसिस शरीर का कॉपी पेस्ट फंक्शन है। कॉपी पेस्ट? हाँ, जब आपको चोट लगती है तो आपकी त्वचा को ठीक वैसी ही नई कोशिकाएं बनानी पड़ती हैं। इस प्रक्रिया में एक कोशिका विभाजित होकर ठीक अपने जैसी 2 कोशिकाएं बनाती हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या भी बराबर रहती है। और अगर ये कॉपी पेस्ट प्रक्रिया गड़बड़ हो जाए तो? तब बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। अगर एक भी गुणसूत्र कम या ज्यादा कॉपी हो गया तो कोशिका या तो मर जाएगी या फिर अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगेगी, जैसा कि कैंसर में होता है। इसलिए ये प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से सटीक होती है। और दूसरा वाला अर्धसूत्री विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस प्रकृति का रीमिक्स फंक्शन है। रीमिक्स? हाँ, रीमिक्स। ये सिर्फ लैंगिक जनन के लिए होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है ताकि जब नर और मादा कोशिकाएं मिलें तो बच्चे में गुणसूत्रों की संख्या सही हो जाए। अच्छा, ताकि डबल ना हो जाए। बिल्कुल। यही प्रक्रिया दुनिया में आनुवंशिक विविधता लाती है। इसी वजह से भाई बहन एक जैसे दिखते हुए भी अलग होते हैं। तो एक कॉपी पेस्ट करता है, दूसरा रिमिक्स बनाता है। बिल्कुल। तो ये डीएनए एक अविश्वसनीय कोड है और कोशिका ऐसे चलाने वाली मशीन। लेकिन आखिर ये सब बना किस चीज से है? कोई जादुई चीज तो है नहीं। आखिर में ये भी तो किसी पदार्थ से ही बना होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान मिलते हैं। डीएनए खुद एक अणु यानी मॉलिक्यूल है। और हर अणु परमाणुओं से बनता है? बिल्कुल, हर अणु एटम्स से बनता है। तो जीवन के कोड को समझने के लिए हमें पदार्थ के इन बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखना होगा। परमाणु, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? हाँ। जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक, इन लोगों ने हमें बताया कि दुनिया की हर चीज इन्हीं 3 छोटे कणों से बनी है। बिल्कुल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यही हमारे ब्रह्मांड के, समझ लीजिए, लेगो ब्रिक्स हैं। अच्छा। आप इन्हीं को अलग अलग तरीकों से जोड़कर कुछ भी बना सकते हैं। सोना, ऑक्सीजन, कार्बन, सब कुछ। और जब ये परमाणु एक तय रेसिपी के हिसाब से जुड़ते हैं तो यौगिक यानी कंपाउंड बनते हैं। जैसे पानी, H2O। चाहे आप पानी नदी से लें या लैब में बनाएं, उसमें हमेशा हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु ही होगा। हाँ, ये प्रकृति के नियमों की स्थिरता को दिखाता है। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच का अंतर। फिजिकल और केमिकल चेंज। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि पदार्थ कैसे बदलता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है मोमबत्ती। जब मैं मोमबत्ती के बारे में सोचती हूँ तो ये कमाल लगता है कि एक ही समय में 2 अलग-अलग वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हो रही हैं। इसे थोड़ा और खोलते हैं। जब मोमबत्ती की गर्मी से मोम पिघलता है, हाँ, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। फिजिकल चेंज। हाँ, मोम ठोस से तरल हो गया। हाँ, लेकिन है तो अब भी मोम ही। अगर आप उसे ठंडा करेंगे तो वो वापस ठोस बन जाएगा। मतलब ये अस्थायी है। ये एक अस्थायी बदलाव है जिसे पलटा जा सकता है। लेकिन मोमबत्ती की बत्ती का जलना, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल। क्योंकि जलने की प्रक्रिया में मोम ऑक्सीजन के साथ मिलकर पूरी तरह से नए पदार्थ बना रहा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल वाष्प। आप उस धुएं और राख से वापस मोम नहीं बना सकते। ये एक स्थायी बदलाव है। एक में सिर्फ रूप बदलता है, दूसरे में पहचानी बदल जाती है। तो हमने देखा कि प्रकृति कैसे परमाणुओं को जोड़कर जटिल अणु और फिर जीवन बनाती है। और हम इंसानों ने भी तो यही सीखा है। हाँ। हमने सिलिकॉन जैसे तत्वों को लिया और उनसे कुछ ऐसा बनाया जो हमारे लिए सोच सकता है। कंप्यूटर। हाँ, और ये कोई संयोग नहीं है।
कंप्यूटर की बनावट में भी आपको वही सिद्धांत दिखेंगे जो एक कोशिका में होते हैं। जैसे एक कंट्रोल सेंटर, मेमोरी और ऊर्जा का इस्तेमाल। बस यहाँ ये सब सिलिकॉन और बिजली से हो रहा है, कार्बन और एटीपी से नहीं। कंप्यूटर की पीढ़ियों का सफर भी तो इसी सिद्धांत पर आधारित है, चीजों को छोटा और बेहतर बनाना। हाँ। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का आना एक बड़ा मोड़ था। बहुत बड़ा मोड़। आईसी के आने से पहले कंप्यूटर कमरों जितने बड़े होते थे। आईसी ने हजारों ट्रांजिस्टर्स को एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर डाल दिया। अचानक कंप्यूटर छोटे, सस्ते और ज्यादा तेज हो गए। और प्रोग्रामिंग भाषाएं भी तो आसान हुई। हाँ, यहीं से पास्कल और बेसिक जैसी भाषाएं आईं, जिनसे कंप्यूटर को निर्देश देना आसान हो गया। और फिर आई चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर के साथ। यहीं से पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी का जन्म हुआ। ये तो असली क्रांति थी। ये वो पल था जब कंप्यूटर बड़ी कंपनियों और सरकारों के हाथ से निकलकर आम लोगों के डेस्क पर आ गया। माइक्रो प्रोसेसर ने उसने पूरे के पूरे सीपीयू को एक अकेली चिप में समेट दिया। अच्छा। इसी दौर में लैन और वैन जैसे नेटवर्क बने और MS-DOS और फिर विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आए, जिसने कंप्यूटर को चलाना और भी आसान बना दिया। और आज हम पांचवी पीढ़ी में हैं। इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब और हमारी जेब में रखे स्मार्टफोन, जो 1980 के दशक के सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। सही बात है। आज हम ऑप्टिकल डिस्क और क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं। जानकारी को प्रोसेस करने की हमारी क्षमता असीमित हो गई है। यह विकास बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक कोशिकीय जीव से लेकर इंसान जैसे जटिल जीव का विकास हुआ। छोटी और कुशल इकाइयों को मिलाकर एक शक्तिशाली सिस्टम बनाना। अगर हम कंप्यूटर की बनावट को देखें तो इसमें भी एक मस्तिष्क है, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या हम इसे कोशिका के केंद्रक जैसा कह सकते हैं? ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प अंतर भी है। सीपीयू बिल्कुल केंद्रक के तरह ही सारे निर्देशों का पालन करता है और गणना करता है। लेकिन केंद्रक न केवल कोशिका को चलाता है, बल्कि अपने अंदर रखे डीएनए की नकल बनाकर नई कोशिकाएं भी पैदा कर सकता है। हमारा सीपीयू अभी उस स्तर से बहुत दूर है। अच्छा। ये दिखाता है कि प्रकृति का डिजाइन कितना एडवांस्ड है। और मेमोरी का क्या? कंप्यूटर में भी तो रैम और रोम होती है। हाँ, ये कंप्यूटर की याददाश्त है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह है। शॉर्ट टर्म मेमोरी? हाँ, जब तक कंप्यूटर चालू है वो इस पे काम करता है, लेकिन जैसे ही बिजली बंद होती है ये सब कुछ भूल जाता है। ये अस्थायी है। और रोम यानी रीड ओनली मेमोरी उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी हुई? कह सकते हैं, लेकिन ये ऐसी मेमोरी है जिसे बदला नहीं जा सकता। इसमें कंप्यूटर को चालू करने के लिए जरूरी निर्देश निर्माण के समय ही डाल दिए जाते हैं। अच्छा। और फिर हमारे पास इनपुट डिवाइस हैं, जैसे कीबोर्ड और माउस जो हमारी आंखें और कान हैं, और आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर और प्रिंटर जो कंप्यूटर की आवाज है। इन सब के तालमेल से ही ये सिस्टम काम करता है। तो आज हमने कोशिका के केंद्रक से लेकर कंप्यूटर के सीपीयू तक का एक लंबा सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे जीवन के सूक्ष्म कोड, डीएनए से लेकर तकनीक की जटिल भाषा तक हर चीज कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर टिकी है। सही कहा। एक कंट्रोल सेंटर, एक ऊर्जा स्रोत और जानकारी को स्टोर करने और प्रोसेस करने का एक तरीका। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। स्रोतों में स्टेम सेल, क्लोनिंग, जिसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण डॉली भेड़ है। हाँ, डॉली। और जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी जिक्र है। ये सब दिखाता है कि अब हम सिर्फ जीवन के कोड को पढ़ नहीं रहे, बल्कि उसे लिखने और बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात है। सवाल ये है कि जब हम एक तरफ जीवन के कोड को बदलने में सक्षम हो रहे हैं और दूसरी तरफ हमने कृत्रिम बुद्धि यानी AI का निर्माण कर लिया है, तो जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अगला संगम कहाँ होगा? जब हमारी बनाई मशीनें खुद सोचने लगेंगी और हम खुद अपने जैविक कोड को फिर से लिखने लगेंगे, तो इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा? इस भविष्य के बारे में हमें आज खुद से